जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया और प्रमुख आईटी पोर्टल्स के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न उपलब्ध कराएंगे, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा शासन में सुधार के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी NEGP को आधिकारिक रूप से कब मंजूरी दी गई थी? 18 मई 2006। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के उन्नत संस्करण NEGP 2.0 को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे ई क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला साइबर कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे IT एक्ट 2000 भी कहा जाता है, संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था? 9 जून 2000। ई कॉमर्स को कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला IT एक्ट 2000 भारत में पूरी तरह से कब प्रभाव में आया था? 17 अक्टूबर 2000। कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? 13 अध्यायों में। ई गवर्नेंस से संबंधित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराओं का समावेश किया गया है? 94 धाराओं का। सरकार द्वारा आम जनता को सीधे डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाला ई गवर्नेंस का सबसे लोकप्रिय मॉडल कौन सा है? G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। कॉर्पोरेट मामलों और निजी कंपनियों के लिए लाइसेंस एवं टैक्स सुविधा देने वाला ई गवर्नेंस मॉडल क्या कहलाता है? G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। राज्य और केंद्र या विभिन्न सरकारी विभागों के बीच ऑनलाइन डेटा साझाकरण किस ई गवर्नेंस मॉडल का उदाहरण है? G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सरकारी तंत्र और उसके कर्मचारियों के बीच वेतन, भत्ते और प्रबंधन कार्यों को सुव्यवस्थित करने वाला मॉडल कौन सा है? G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले MCA 21 और GST पोर्टल किस ई गवर्नेंस मॉडल के उत्कृष्ट उदाहरण है? G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। भारत सरकार के सभी स्तरों की सूचनाओं और सेवाओं तक एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो पहुंच प्रदान करने वाला राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? India.gov.in। ई सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए भारत सरकार की GI क्लाउड पहल को क्या नाम दिया गया है? मेघराज। डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्रामीण स्तर पर सरकारी ई सेवाएं देने वाले CSC का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। सरकार द्वारा आम जनता को अपनी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में देने के लिए कौन सा एकीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी MMP चलाया जा रहा है? ई-बिज़। डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी का विजन किस सरकारी कार्यक्रम से मेल खाता है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से। भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015। भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया के पहले स्तंभ ब्रॉडबैंड हाईवे के तहत ग्राम पंचायतों को फाइबर से जोड़ने वाली परियोजना का नाम क्या है? भारत नेट। डिजिटल इंडिया के तीसरे स्तंभ पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के तहत गांवों में मुख्य रूप से कौन से 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं? CSC और पोस्ट ऑफिस। आयात को शून्य करने यानी नेट जीरो इंपोर्ट्स का महत्वाकांक्षी लक्ष्य डिजिटल इंडिया के किस स्तंभ के अंतर्गत आता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यानी 7वें स्तंभ के अंतर्गत आता है। भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? NPCI। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में स्थापित NPCI, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2008 में। भारत में मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल मनी ट्रांसफर की सुविधा देने वाले UPI को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वर्ष 2016 में। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से एक सामान्य खाते से प्रति लेनदेन ट्रांसफर की अधिकतम सीमा क्या है? 1 लाख रुपए। आधुनिक UPI भुगतान प्रणाली मुख्य रूप से किस रियल टाइम फंड ट्रांसफर तकनीक के बुनियादी ढांचे पर बनाई गई है? IMPS तकनीक पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल भुगतान को आसान बनाने वाला भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था? 30 दिसंबर 2016। NPCI द्वारा संचालित भीम मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत में 24 घंटी इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा देने वाले IMPS को किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 2010 में। स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना बुनियादी मोबाइल फोन से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा USSD कोड डायल किया जाता है?
*99#। फिंगरप्रिंट और आधार नंबर का उपयोग करके ग्रामीण भारत में नकदी निकासी की सुविधा देने वाले AEPS का पूर्ण रूप क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इंटरनेट और बैंक सर्वर के बिना छोटे मूल्य के त्वरित लेन देन के लिए NPCI द्वारा कौन सा ऑन डिवाइस वॉलेट लॉन्च किया गया है? UPI लाइट। UPI लाइट वॉलेट का उपयोग करके बिना पिन दर्ज किए एक बार में अधिकतम कितने रुपए का भुगतान किया जा सकता है? 1000 रुपये। RBI और NPCI के दिशा निर्देशों के अनुसार UPI लाइट वॉलेट में एक समय में अधिकतम कितनी कुल धनराशि रखी जा सकती है? 5000 रुपये। NFC तकनीक का उपयोग करके पूर्णतः ऑफलाइन टैप एंड पे सुविधा के लिए वर्ष 2023 में कौन सा नया उत्पाद लॉन्च किया गया? UPI लाइट X। बिना इंटरनेट के काम करने वाले UPI लाइट X के माध्यम से प्रति ऑफलाइन लेनदेन की अधिकतम सीमा कितने रुपए निर्धारित की गई है? 500 रुपये। बिजली, पानी और गैस जैसी सभी यूटिलिटी बिलों का एक ही मंच पर भुगतान करने के लिए NPCI की प्रणाली कौन सी है? BBPS यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। पूरे भारत के टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना रुके टोल भुगतान के लिए स्थापित NETC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के स्वचालित भुगतान के लिए फास्टैग किस तकनीक पर कार्य करता है? RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर। वीजा और मास्टरकार्ड के एकाधिकार को तोड़ने के लिए NPCI द्वारा लॉन्च किया गया भारत का स्वदेशी कार्ड नेटवर्क कौन सा है? रुपे कार्ड। पूरे देश में मेट्रो और बस यात्रा के लिए उपयोग होने वाले वन नेशन वन कार्ड यानी NCMC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। EMI, वेतन और पेंशन जैसे थोक भुगतानों को स्वचालित रूप से क्लियर करने वाले NACH का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट के बिना सुरक्षित UPI भुगतान करने के लिए NPCI ने कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? UPI 123 पे। भारत के सभी ATM नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाली वर्ष 2004 में स्थापित प्रणाली NFS का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सरकारी योजनाओं का पैसा बिचौलियों के बिना सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजने वाली DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कब शुरू हुई? वर्ष 2013 में। नकली और डुप्लीकेट LPG कनेक्शनों को खत्म करने और सीधे खाते में सब्सिडी देने वाली सरकार की DBT योजना कौन सी है? पहल योजना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा PDFs का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बैंकों में फिजिकल चेक के इस्तेमाल को कम करने के लिए लाई गई CTS यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम में चेक क्लियरिंग के लिए किस कोड का उपयोग होता है? MICR कोड का। केंद्र और राज्य सरकार की हजारों सेवाओं तक नागरिकों को सिंगल प्लेटफॉर्म पर पहुंच देने वाले उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किन दो सरकारी निकायों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? MEITY और NEGD द्वारा। भारतीय नागरिकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों को क्लाउड पर डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा देने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? डिजीलॉकर। साइबर धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग यानी DOT द्वारा वर्ष 2023 में कौन सा नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया गया? संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल के अंतर्गत देश भर के खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों को ब्लॉक और ट्रैक करने वाला सिस्टम कौन सा है? CEIR। इंटरनेट पर भाषा की बाधा को पार करने और भारतीय नागरिकों को मातृभाषा में सेवाएं देने वाला MEITY का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कौन सा है? भाषिणी। भाषिणी AI प्लेटफॉर्म का वो कौन सा प्रमुख टूल है जो रियल टाइम में स्पीच टू टेक्स्ट यानी बोलकर टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है? श्रुतलेख। भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए श्रम मंत्रालय ने कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ भारत सरकार द्वारा किस तिथि को किया गया था? 26 अगस्त 2021।
ई श्रम पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित श्रमिक को कितने अंकों का विशिष्ट यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है? 12 अंकों का। किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने वाले भारत सरकार के अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का नाम क्या है? ई नाम। ई कॉमर्स क्षेत्र में अमेज़न और फ्लिपकार्ट के एकाधिकार को समाप्त कर छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने वाले ओपन नेटवर्क ONDC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा विभिन्न बैंकों में पड़ी लावारिस जमा राशि को खोजने के लिए कौन सा केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? उद्गम पोर्टल। कृषि मंत्रालय द्वारा बीजों के उत्पादन और वितरण में माइक्रो लेवल तक ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल। केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रियल टाइम समीक्षा और समाधान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित बहुउद्देशीय ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्रगति। बाल श्रम को रोकने और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी NCLP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल संचालित किया जा रहा है? पेंसिल पोर्टल। उच्च स्तर पर सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा विकसित विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का नाम क्या है? दर्पण। मरीजों को घर बैठे फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से OPD परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला भारत सरकार का टेलीमेडिसिन पोर्टल कौन सा है? ई संजीवनी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कुपोषण से निपटने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दैनिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? पोषण ट्रैकर। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन के पंजीकरण और डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय IT पोर्टल विकसित किया गया था? कोविन पोर्टल। विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी ऑनलाइन खरीद के लिए स्थापित राष्ट्रीय ई-मार्केटप्लेस का संक्षिप्त नाम क्या है? जेम यानी GEM। आयात और निर्यात से संबंधित सीमा शुल्क की इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस और डेटा विनिमय के लिए भारत का राष्ट्रीय ई-कॉमर्स पोर्टल कौन सा है? आइसगेट। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों को हर साल बैंक जाने की परेशानी से बचाने के लिए किस बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल की शुरुआत की गई है? जीवन प्रमाण पोर्टल की। भारतीय रेलवे की यात्रियों को यात्रा के दौरान शिकायत दर्ज करने और पूछताछ सहायता के लिए विकसित आधिकारिक मोबाइल ऐप कौन सा है? रेल मदद। स्कूली शिक्षा में सुधार और देश भर के सभी स्कूलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपस में जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? शगुन पोर्टल। कोयले की चोरी और अवैध खनन गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए आम नागरिकों को सशक्त बनाने वाला भारत सरकार का मोबाइल ऐप कौन सा है? खान प्रहरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आचार संहिता यानी MCC के उल्लंघन की फास्ट ट्रैक शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा नागरिक केंद्रित ऐप लॉन्च किया गया है? सी विजिल ऐप। भारत के विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली खरीद और रिवर्स नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? डीप पोर्टल यानी DEEP। विदेश मंत्रालय द्वारा भारत से बाहर जाने वाले नागरिकों के शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों के कागज रहित डिजिटल सत्यापन के लिए कौन सा पोर्टल उपलब्ध है? ई सनद। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए कौन सा ई-कॉमर्स पोर्टल है? ई सरस पोर्टल। भारतीय सेना द्वारा अपने जवानों के वेतन पर्ची पोस्टिंग और पदोन्नति की जानकारी मोबाइल पर देने के लिए कौन सा इन हाउस ऐप विकसित किया गया है? हमराज ऐप। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए SOS अलर्ट सेवा के साथ कौन सा आपातकालीन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? दिशा ऐप। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH द्वारा वाहनों के ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी RC सेवाओं के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल प्रबंधित किया जाता है? वाहन पोर्टल। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL जारी करने, नवीनीकरण और लर्निंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के लिए कौन सा केंद्रीकृत वेब पोर्टल यूज किया जाता है? सारथी। किसानों को सही समय पर कृषि संबंधी सलाह देने के लिए टेक्स्ट, इमेज और वीडियो आधारित 2-वे संचार मोबाइल एग्रो एडवाइजरी सिस्टम कौन सा है? M फॉर एग्री। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों और छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-लर्निंग सामग्री प्रदान करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है? दीक्षा। छात्रों द्वारा प्राप्त शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से स्टोर करने और हस्तांतरित करने की सुविधा देने वाले ABC पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।
भारत के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली डिग्री और प्रमाण पत्रों के 24 घंटे ऑनलाइन सत्यापन के लिए अधिकृत डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम NED का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। केरल सरकार द्वारा जल प्रशासन और मैनेजमेंट को डिजिटल रूप देने के लिए ई-गवर्नेंस के अंतर्गत कौन सा राज्य स्तरीय IT पोर्टल लॉन्च किया गया है? जल नेत्रा। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा किसानों और कृषि उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विकसित सिंगल विंडो पोर्टल का नाम क्या है? गोसुगम। असम राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नागरिक सेवा पोर्टल का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है? सेवा सेतु असोम। भारत में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी HPC सुविधाओं के स्वदेशी विकास के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन या NSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2015 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? GK, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा PDFs का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM को मुख्य रूप से भारत सरकार के किन 2 विभागों या मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है? इसे MEITY और DST द्वारा संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उन्नत चरण यानी NSM 2.0 के तहत वर्ष 2026 तक भारत की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को कितने पेटाफ्लॉप्स तक पहुंचाने का लक्ष्य है? 90 पेटाफ्लॉप्स तक। भारत में स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के डिज़ाइन और विकास के लिए जिम्मेदार शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संस्था CDAC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज यानी NAL द्वारा वर्ष 1986 में समानांतर प्रसंस्करण, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, इस प्रणाली का उपयोग करके भारत के किस प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था? फ्लो सॉल्वर MK1 प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत पूरी तरह से भारत में असेंबल किया गया पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम शिवाय। भारत के पहले स्वदेशी असेंबल्ड सुपर कंप्यूटर परम शिवाय को अनुसंधान के लिए वाराणसी के किस प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किया गया था? IIT BHU में। नवंबर 2024 की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे तेज़ और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम कौन सा है? ऐरावत। वर्ष 2023 में CDAC पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत की अधिकतम सैद्धांतिक गणना गति, जिसे R-पीक भी कहा जाता है, कितनी पेटाफ्लॉप्स दर्ज की गई है? 13.17 पेटाफ्लॉप्स। नवंबर 2024 में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत के ऐरावत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 188वां स्थान। भारत के प्रमुख अकादमिक सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कहाँ स्थापित किया गया है? इसे भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। IISc बेंगलोर में स्थापित शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा की पीक कंप्यूटिंग क्षमता कितने पेटाफ्लॉप्स है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे में मौसम की हाई रेजोल्यूशन भविष्यवाणी के लिए कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित है? प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। नवंबर 2024 की टॉप 500 सूची में IITM पुणे में स्थापित मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक मिली है? 338वीं रैंक। IITM पुणे में मौसम विज्ञान से संबंधित एक और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, जिसका नाम प्रत्यूष के अलावा क्या है? अर्का। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग यानी NCMRWF नोएडा में मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए स्थापित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अरुणिका। वर्ष 2024 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लॉन्च किया गया भारत का नवीनतम 1 पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है? परम रुद्र। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर सिस्टम में डेटा के तेज प्रवाह के लिए भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किस नेटवर्क तकनीक का उपयोग किया गया है? त्रिनेत्र तकनीक का।
भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शक्ति प्रदान करने वाले पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित HPC सर्वर का नाम क्या है? रुद्र सर्वर। संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा वर्ष 2024 में 193 देशों के लिए जारी ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 97वीं रैंक। वॉशिंगटन DC स्थित पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स यानी NRI 2025 में 127 अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत के स्थान पर पहुंच गया है। 45वें स्थान पर। NRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार AI वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान। NRI 2025 रिपोर्ट में ICT सेवा निर्यात श्रेणी में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दर्ज किया गया है? प्रथम स्थान। वर्ष 2024 की टॉप 500 सूची में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग रैंकिंग में लंबे समय तक शीर्ष पर रहने वाला फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश द्वारा विकसित किया गया है? जापान द्वारा। सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई पेटाफ्लॉप का तकनीकी अर्थ कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड होता है? 1 क्वाड्रिलियन यानी 10⁻15। ई-गवर्नेंस में पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI के पारदर्शी और सटीक ऑनलाइन अकाउंटिंग के लिए कौन सा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? प्रियासॉफ्ट। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों को सुरक्षित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने वाले स्वान यानी SWAN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ई-गवर्नेंस सेवाओं और राज्य सरकार के सभी अनुप्रयोगों के डेटा को होस्ट करने वाले SDC का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट डेटा सेंटर। ई-डिस्ट्रिक्ट और अन्य राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस सेवाओं के निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सुनिश्चित करने वाले SSDG का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्यों के पोर्टल्स को एक साथ इंटरऑपरेबल बनाने वाले NSDG का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे। ई-क्रांति यानी NEGP 2.0 के तहत भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल बनाने और वादियों को ऑनलाइन सुविधाएं देने वाला मिशन मोड प्रोजेक्ट कौन सा है? ई-कोर्ट प्रोजेक्ट। डिजिटल साक्षरता और नागरिक सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में केरल राज्य द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक ई-गवर्नेंस परियोजना का नाम क्या है? अक्षय परियोजना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विकास और शोध के लिए राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम के तहत विकसित भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल कौन सा है? इंडिया AI पोर्टल। सरकारी अनुप्रयोगों के डिज़ाइन को मानकीकृत करने और बेहतर नागरिक इंटरफेस देने के लिए MEITY की UX for G पहल का पूर्ण रूप क्या है? यूजर एक्सपीरियंस फॉर गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा सरकारी पुस्तकालयों के डिजिटल प्रबंधन के लिए विकसित किया गया क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर कौन सा है? ई-ग्रंथालय। डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत के शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रबंधन किस नोडल एजेंसी द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरों के प्रदर्शन और प्रगति को ट्रैक करने के लिए कौन सा केंद्रीकृत डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया है? आईना पोर्टल। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत पंचायत स्तर पर डेटा संग्रह के लिए कौन सा मोबाइल ऐप चलाया जा रहा है? लोकोस ऐप। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारत के युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? माय भारत प्लेटफॉर्म। वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारतीय बुनकरों और कारीगरों के उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कौन सा ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है? इंडिया हैंडमेड पोर्टल। भारत सरकार के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करने और साइबर खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? सर्टेन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल कौन सा है? PM गतिशक्ति मास्टर प्लान। उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को हाई स्पीड गीगाबाइट इंटरनेट बैंडविड्थ से जोड़ने वाले NKN का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क। भारत के हर राज्य में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के तकनीकी मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए गठित SEMT कोर टीम का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम। आम नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए त्वरित पासपोर्ट सेवाएं देने वाला पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट किस ई-गवर्नेंस मॉडल का उदाहरण है? G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल का।
NEGP 2.0 का नया नाम ई क्रांति रखा गया है। डिजिटल इंडिया के विजन में ई क्रांति का मुख्य अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। सरकार की नीति निर्माण में नागरिकों की सीधी भागीदारी और क्राउडसोर्सिंग सुनिश्चित करने वाला MEITY का डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? MyGov प्लेटफॉर्म। संपन्ना निदेशालय द्वारा सरकारी आवासों के आवंटन और बुकिंग प्रक्रिया को डिजिटल करने वाला वेब पोर्टल कौन सा है? ई संपदा पोर्टल। MEITY के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स AI समाधान विकसित करने वाले डिजिटल इंडिया भाषिणी का आधिकारिक डिवीजन नाम क्या है? DIBD यानी डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के बाद 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर दिया जाता है। इस UAN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। कृषि उत्पादों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए वन नेशन वन मार्केट विजन के तहत लॉन्च किए गए ई नाम का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का लक्षित और लीक प्रूफ लाभ देने के लिए विकसित किया गया SMS या QR कोड कैशलेस वाउचर कौन सा है? ई-रुपी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादन श्रृंखला को ट्रैक करने के लिए साथी पोर्टल का पहला चरण कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 2023। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से काम करने वाली PM किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वार्षिक धनराशि कितनी है? 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी कामकाज में लाल फीताशाही खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया प्रगति किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? ये एक बहुउद्देशीय ई-गवर्नेंस मंच है। कोविड-19 महामारी के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और मंत्रालयों की खरीद प्रक्रियाओं को डिजिटल करने वाले GEM पोर्टल का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा को कैशलेस बनाने के लिए लागू की गई फास्टैग प्रणाली किस मंत्रालय की प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की। असम सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? शिक्षा सेतु असोम। मिजोरम राज्य में नौकरी चाहने वाले युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला राज्य पोर्टल कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल। मणिपुर राज्य सरकार द्वारा शासन में पारदर्शिता लाने और मुख्यमंत्री स्तर पर रियल टाइम निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? CM डैशबोर्ड। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा विभिन्न ई-गवर्नेंस प्रणालियों के बीच डेटा साझा करने के लिए विकसित NAPIX का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है NIC API एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। विभिन्न सरकारी ई-सेवाओं तक पहुंचने के लिए नागरिकों को बार बार लॉगिन करने से बचाने वाला NIC का नेशनल सिंगल साइन ऑन या SSO प्लेटफॉर्म कौन सा है? जन परिचय प्लेटफॉर्म। सरकारी अधिकारियों को फाइलें सुरक्षित रूप से स्टोर करने और साझा करने के लिए NIC द्वारा विकसित सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज सेवा का नाम क्या है? गव ड्राइव। सरकारी तंत्र के भीतर उत्पादकता बढ़ाने और सहयोगात्मक रूप से दस्तावेज संपादन, जिसे डॉक्यूमेंट एडिटिंग भी कहते हैं, इसके लिए NIC का प्लेटफॉर्म कौन सा है? कोलैब फाइल्स। भारत के IT प्रोफेशनलों को नई उभरती तकनीकों में रीस्किलिंग प्रदान करने के लिए MEITY और NASSCOM की संयुक्त पहल कौन सी है? फ्यूचर स्किल्स प्राइम पहल। पुराने उपकरणों और सिस्टम के डायग्नोस्टिक्स के लिए MEITY द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान किया गया वेब आधारित टूल कौन सा है? पुनर्जनी टूल। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY द्वारा ESDM और IT क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली PhD योजना कौन सी है? विश्वेश्वरैया PhD योजना। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों को डिजिटल रूप से जोड़ने और समुद्री व्यापार को सुगम बनाने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का लॉजिस्टिक्स पोर्टल कौन सा है? नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना यानी NEGP के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर किन एजेंसियों द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के कार्यान्वयन और तकनीकी मानदंडों को तय करने के लिए भारत सरकार का कौन सा नोडल विभाग उत्तरदायी है? DEITY, जो अब MEITY है।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट के अंत में कितनी अनुसूचियां संलग्न हैं? 4 अनुसूचियां। व्यापार शुरू करने के लिए विभिन्न क्लियरेंसेस देने वाले ई-बिज़ मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी एमएमपी को ई गवर्नेंस में किस विशिष्ट श्रेणी में रखा गया है? G2B एकीकृत प्रोजेक्ट श्रेणी में। कंपनी पंजीकरण और कॉर्पोरेट फाइलिंग को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने वाले MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट का प्रबंधन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा। 1 जुलाई 2015 को शुरू किए गए डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य विजन भारत को किस प्रकार की ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है? भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC आधारित UPI लाइट X के जरिए एक बार में बिना पिन के कितने रुपए तक का सुरक्षित ऑफलाइन लेन देन किया जा सकता है? 500 रुपए तक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा संचालित NEFT प्रणाली को 16 दिसंबर 2019 के बाद से ग्राहकों के लिए कितने समय तक उपलब्ध करा दिया गया है? 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। भीम ऐप का उपयोग करके सुरक्षित लेनदेन बनाए रखने के लिए एक बैंक अकाउंट से 24 घंटे में अधिकतम कितने लेनदेन किए जा सकते हैं? अधिकतम 20 लेनदेन। बैंकिंग और ई गवर्नेंस पोर्टल्स में उपयोगकर्ता की पहचान को सुरक्षित बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में किन 2 माध्यमों का उपयोग किया जाता है? पिन और OTP का। डिजी लॉकर की वास्तुकला नागरिकों को किस प्रकार का सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करती है? ये क्लाउड पर प्रमाण पत्रों की रिपॉजिटरी प्रदान करती है। डुप्लीकेट KYC और पहचान की चोरी से निपटने वाला संचार साथी ऐप मुख्य रूप से भारत सरकार के किस अन्य पोर्टल का पूरक है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का। डिजिटल इंडिया भाषिणी की तकनीकी संरचना को नागरिक सेवाओं से एकीकृत करने के लिए किन 2 मुख्य टूल्स का उपयोग किया जाता है? ट्रांसलेशन API और स्पीच रिकॉग्निशन टूल्स का। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के डेटाबेस में नाम दर्ज कराने के लिए सरकार द्वारा कितनी रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है? ये निःशुल्क है। CDAC द्वारा विकसित AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI का उपयोग मुख्य रूप से किस उन्नत अनुसंधान क्षेत्र के लिए किया जा रहा है? हेल्थ केयर और प्रिसिजन मेडिसिन अनुसंधान क्षेत्र के लिए। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बेस्ट स्टडी PDF के लिए हमारी ऐप GK ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।